नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मीणा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस वीडियो में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने मार्केट के बारे में चर्चा करी थी कि मार्केट क्या होता है। फिर हमने देखा कि मार्केट की कुछ विशेषताएं बारे में हमने चर्चा करी कि विशेषताएं क्या होती है, एक बाज़ार के लिए क्या क्या शर्तें होती है। उसी कड़ी में आज दोस्तों हम बाज़ार का वर्गीकरण करेंगे कि बाज़ार कितने तरह के होते हैं। तो बाज़ार दोस्तों 5 तरह से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। एक तो बाज़ार होता है क्षेत्र के आधार पर, मार्केट इन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर बाज़ार होते हैं। अब ये उसके बाद में हम देखेंगे कि समय के आधार पर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि मार्केट समय के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के हो सकते हैं। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर बाजार हमेशा जो वर्क होता है, फंक्शंस होते हैं, उसके आधार पर भी डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, फिर हम बाजार के औचित्य के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे कि ओपन ऑन द फेयर ऑफ मार्केट। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो मित्रों, जो बाजार होता है क्षेत्र के आधार पर वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। दूसरा होता है प्रादेशिक बाजार, रीजनल मार्केट। तीसरा होता है राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। चौथा जो क्षेत्र के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, तो चौथा जो मार्केट होता है उसको करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय बाजार जो लोकल मार्केट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो स्थानीय जो बाजार होते हैं, उस बाजार के अंदर जिन वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शीघ्र या तो जल्दी खराब हो सकती है, या फिर ऐसी वस्तु होती है जो भारी होती है, जिनका परिवहन लागत मुश्किल होती है, थोड़ी ज़्यादा समस्या आती है उसको लेने और जाने में। तो जो भारी वस्तु होती है जैसे ईंट पत्थर जो होते हैं, वो क्या होता है कि वो लोकल एरिया में ही उसको खरीदते और बेचते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पत्थर लेने के लिए आदमी जयपुर रह रहा हो और वो पत्थर लेने के लिए बॉम्बे जाएगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो बाजार वो जो पत्थर की जो क्रय विक्रय करेगा वो आसपास के एरिया से ही करेगा। तो इस तरह से जो क्षेत्र के आधार पर जो बाजार का जो वर्गीकरण होता है वो स्थानीय बाजार में आसपास तक ही सीमित रहता है। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध, दही, पनीर। इनका क्या है कि जो इस तरह की जो वस्तुएं होती है वो जो खरीद बिक्री होती है वो लोकल मार्केट के अंदर होती है। तो ये होता है बाजार का प्रकार जो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत है। इसको हम कहते हैं स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार के अंदर कहने का तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग एक स्थान विशेष तक ही सीमित रहती है, ऐसी वस्तुओं का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रादेशिक, रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट जो होते हैं, प्रादेशिक बाजार जो होते हैं, कुछ वस्तुओं की मांग किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है। जैसे लाख की चूड़ियाँ जो हमारे राजस्थान के अंदर ही फेमस है, या कुछ ऐसी वस्तु होती है जैसे बनारसी साड़ी तो नहीं कह सकते हम, पर्टिकुलर जैसे कुछ रहते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जयपुर के अंदर ले लो कुछ वस्तु, जयपुर की जलेबी जो खाने की होती है, तो वो क्या है कि वो जयपुर में ही फेमस है। अब ऐसा तो है नहीं कि जयपुर की जलेबी को कोई पैक करा के बॉम्बे लेके जाएगा या दिल्ली लेके जाएगा, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी तो उसका स्वाद आएगा नहीं। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो प्रादेशिक बाजार होता है, क्योंकि उसकी मांग जो होती है किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। तो इस क्षेत्र के आधार पर हमने देखा कि प्रादेशिक बाजार किस तरह के होते हैं। तो प्रादेशिक बाजार के अंदर इस तरह की वस्तु होती है जो क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। नेक्स्ट,
एक होता है राष्ट्रीय बाजार। अब दोस्तों ये बिल्कुल थोड़ा विस्तृत रूप है प्रादेशिक बाजार का, क्योंकि इनकी जो इन वस्तुओं की जो मांग होती है एक क्षेत्र विशेष से नहीं, क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं रहती है, कि बल्कि अलग क्षेत्र राज्य के अंदर भी वो फेमस होती है, वहाँ पे भी उसकी डिमांड होती है। तो जैसे बनारसी साड़ी है तो बनारस में बनती है, लेकिन उसकी डिमांड जयपुर में भी होती है, बॉम्बे में भी होती है, कलकत्ता में भी होती है। तो इस तरह का जो बाजार, ऐसी वस्तुएं जो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहती है, अलग क्षेत्र में जाकर भी उसको सेल आउट कर सकते हैं या बिकती है, तो वो ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है वो राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। इसको देख लेते हैं हम। कुछ वस्तुओं की मांग किसी क्षेत्र या राज्य तक ही सीमित होती है, जैसे बनारसी जो साड़ी होती है वो देश के अंदर या राष्ट्र में ही बिकती है, ना कि अमेरिका जाके तो बिक नहीं रही है वो। तो जो ऐसी वस्तुएं जो होती है जिनकी मांग देश या राज्य से बाहर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, ना कि दूसरे देश में, मतलब देश राष्ट्र तक ही सीमित होती है, तो इस तरह का जो बाजार होता है वो राष्ट्रीय बाजार होता है। नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसके अंदर वो ऐसी वस्तुओं के बाजार को सम्मिलित करते हैं जो वस्तुएं एक देश विशेष तक की सीमित नहीं, अन्य देश में भी वो प्रचलित में है, वहाँ पे भी हम उसका आयात और निर्यात करते हैं। तो कुछ वस्तुओं की जो मांग होती है वो पूरे विश्व के अंदर डिमांड होती है, पूरे विश्व के अंदर किसी वस्तुओं की। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड पूरे विश्व में होती है, ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम किस तरह का मार्केट कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थानीय बाजार क्या होता है, प्रादेशिक बाजार रीजनल मार्केट क्या होता है, रीजनल मार्केट के अंदर किस चीज़ों का क्रय और विक्रय होता है, राष्ट्रीय बाजार किसको कहते हैं, किन वस्तुओं के क्रय विक्रय को हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं का डिमांड यदि देश से बाहर भी होती है वो किस तरह का मार्केट हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये हुआ 4 तरह के से होते हैं। क्षेत्र के आधार पर यदि हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं तो वो 4 तरह से होते हैं: लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हम देखते हैं समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर बच्चों 4 प्रकार के मार्केट होते हैं। एक होता है दैनिक या अति अल्पकालीन मार्केट, जिसको हम कहते हैं डेली और वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। दूसरा होता है टाइम के आधार पर, समय के आधार पर अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट। तीसरा जो मार्केट होता है समय के आधार पर वो होता है दीर्घकालीन बाजार, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। और लास्ट जो चौथा समय के आधार पर वर्गीकृत किया गया मार्केट को वो है अति दीर्घकालीन बाजार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार किस प्रकार के होते हैं। जो शीघ्र जो नष्ट हो जाती है वस्तुएं, जैसे दूध, दही, साग सब्जी, ऐसी चीज़ों का जो बाजार होता है वो क्या है कि अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। क्योंकि यदि इस प्रकार के बाजार के अंदर यदि उस वस्तु की मांग अधिक है तो उसकी मूल्य भी अधिक होगा, यदि मांग कम है तो उसका मूल्य कम होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि दूध की मांग आज बिल्कुल भी नहीं है तो हम उसको, यदि उसकी मांग कम है तो उसको हमको बेचना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं यार आज मांग कम है तो हम उसको कल बेचेंगे, क्योंकि कल तक तो खराब हो जाएगा। जो भी है उसको आज ही उसको सेल आउट करना है। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो समय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो अति अल्पकालीन जो बाजार होता है वो इस प्रकार की चीज़ों का होता है जो शीघ्रकालीन खराब हो जाती है। तो ऐसे बाजार को हम कहते हैं दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा, इसमें जो अति अल्पकालीन बाजार होता है इसमें ऐसे नहीं है कि जो आज डिमांड ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा उत्पादन करें, नहीं भैया, दूध जितना है डिमांड कितनी भी हो, जो उत्पादन की जो क्षमता है वही रहेगी और उसी को ही बेचना है। अब इसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसको मूल्य ज़्यादा मिल जाएगा, यदि डिमांड कम है, मांग कम है तो उसका मूल्य कम पर उसको सेल आउट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उसको कल के भरोसे नहीं रख सकते। समय के आधार पर जो दूसरा बाजार का वर्गीकरण किया गया है वह है अल्पकालीन बाजार। ये अति अल्पकालीन बाजार का
थोड़ा हल्का सा विस्तृत रूप कह सकते हैं इसको। वो अति अल्पकालीन था पहला वाला, यह है अल्पकालीन बाजार। जो अल्पकालीन बाजार में उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण पूर्ति को उत्पादन क्षमता तक ही बढ़ाया जा सकता है। जितनी उसकी उत्पादन की जो क्षमता है उतना ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्पादक के पास जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो मांग के अनुसार यंत्र तथा उत्पादक की मशीनरी को बदल सके। जो है उसके पास क्षमता, उसी क्षमता तक वह वस्तु का उत्पादन कर सकता है। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो अल्पकालीन बाजार कहलाता है। तीसरा जो बाजार होता है दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार में जो उत्पादक होता है उसके पास इतना समय होता है कि वह पूर्ति को न केवल विद्यमान साधनों की क्षमता तक ही बढ़ा सकता है, बल्कि जो यंत्र उत्पादक के पैमाने हैं वो उनको भी बढ़ा सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन मांग के अनुसार पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जो दीर्घकालीन बाजार होता है वो अल्पकालीन से ज़्यादा समय का लिए होता है। इसमें थोड़ा सा यंत्र और संयंत्र जो होते हैं, मशीनरी होती है, उसको भी बढ़ा सकता है और उसके आधार पर वह उत्पादक को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बाजार होता है वो दीर्घकालीन बाजार कहलाता है। चौथा जो बाजार का वर्गीकरण किया गया है वह अति दीर्घकालीन बाजार होता है। अति दीर्घकालीन जो बाजार होता है उसमें क्या होता है कि इतना उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वह जनता की रुचि के आधार पर वस्तुओं को चेंज भी कर सकता है और उनको मांग को बढ़ा भी सकता है। क्योंकि इस तरह का जो बाजार होता है वो उत्पादकों के पास इतना समय होता है कि वह उत्पादन करने वाले साधनों को ही नहीं बढ़ा सकता, बल्कि वह जनसंख्या तथा श्रम की कार्य क्षमता को बढ़ाकर श्रम की पूर्ति को बढ़ा सके। इस प्रकार की मांग व पूर्ति में समन्वय की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मूल्य का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के स्थायी साम्य होता है। इस प्रकार जो बाजार मूल्य को अति दीर्घकालीन मूल्य या काल निरपेक्ष मूल्य कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज बाजार का वर्गीकरण किया समय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाजार के वर्गीकरण करेंगे कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कार्य के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लास्ट में जो बाजार का पांचवा प्रकार है औचित्य के आधार पर, हम उसके आधार पर बाजार का वर्गीकरण करेंगे। थैंक यू।